नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए जरा फटाफट जुड़िए हम लोग और आज की क्लास को हम लोग करने शुरू कर देते हैं। आज हो गई है 1 अगस्त और आप जानते हो कि 2026 की वैकेंसी आने वाली है। आज की क्लास हमारी थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फटाफट से हम लोग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें आज आपके लिए नहीं है। ठीक है, आरओ 26 की वैकेंसी भाई शीघ्र आ रही है। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बाकी 4 अक्टूबर को आपकी परीक्षा जो प्रस्तावित है वो है आपकी एचयू वाली। इसमें हम लोगों ने 7625 प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और आपके 185 टेस्ट होंगे। आप चाहें तो इसको आराम से परचेज कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं हमको वीडियो लेक्चर भी देखना है तो उसके लिए प्रॉपर बैच चलता है। आप चाहें तो हमारे प्रॉपर बैच को ले सकते हैं। इसके लिए डिकोड एग्जाम एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी और वहीं पर आपको सारी चीजें आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। आइए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का पहला जो प्रश्न हमारा है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। आप जानते होंगे प्रतिवर्ष 29 जुलाई को जो है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर इसी की एक श्रृंखला है जिसकी शुरुआत 1973 में होती है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ना, ये जानते होंगे आप लोग। नहीं जानते तो इसको याद कर लीजिए, मैंने कई बार कहा है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट टाइगर जो था इसकी शुरुआत होती है 1973 में और इसके पहले 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया हुआ था। ठीक है, तो भारत में विश्व के लगभग 70% जंगली बाघों का एक नेचुरल जो है आवास है और प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात एनटीसीए तथा आधुनिक तकनीकी आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से भारत में बाघों और उनके इकोलॉजिकल सिस्टम को जो है क्या करता है, सुरक्षित करने का प्रयास करता है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसके हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ अगर आप जाएंगे तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन, ठीक है, में की गई थी इसकी स्थापना। इसको मनाने की घोषणा जो की गई थी 2010 में की गई थी। कहां पर? रूस के पीटर्सबर्ग सम्मेलन में। क्या इसका लक्ष्य था? T+2 गोल था, अर्थात इस सम्मेलन में बाघ रेंज वाले 13 देशों ने, ठीक है, बाघ रेंज वाले कितने? कुल 13 देशों ने जो है 2022 तक, कब तक? 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प पारित किया था और इस टारगेट को जो है भारत ने बहुत पहले पूरा कर लिया। ठीक है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 आंकड़े कुछ आए थे, जिसमें 2026 के बाद से भारत में वैज्ञानिक आधार पर बाघों की गणना में वृद्धि देखी गई। कुल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या लगभग 3682 है, जो 2022 में आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आप जानते होंगे जो रिपोर्ट आती है इन पर वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। अक्सर मैं कहता हूं कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके, प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट, हंगुल प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल, सारे प्रोजेक्ट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी ये जो प्रोजेक्ट है ये दरअसल आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री है चेंज की, उसके द्वारा संचालित एक अपने आप एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या उद्देश्य है? बाघों की आबादी को उनके प्राकृतिक आवासों में जो है इसको मजबूत करना और इनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, बाकी एनटीसीए कई बार पूछा गया आप एग्जाम में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब चूंकि चर्चाओं में है इसी न्यूज में तो लगे हाथ हम इसको ही पढ़ लेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी करंट आप पढ़ें तो उसमें जो भी शब्दावलियां दी रहती हैं, जो भी वर्ड्स दी रहती हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी दी रहती हैं, उन टर्मिनोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना रहता है। क्योंकि कई बार सीधे करंट ना पूछ करके आपके बल्कि इन प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछ देगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस कब मनाया था, सीधे पूछ लेगा बताइए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है, कब इसकी स्थापना होती है, क्या संरचना है इसकी। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है दरअसल ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्यजीव का मतलब क्या था? वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ, ठीक है, कंजर्वेशन अधिनियम कह लीजिए आप इसको, क्या कह लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय, अर्थात एक ये अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एनटीसीए की रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18 बाघ रेंजों और 58 जो है अपने आप में टाइगर रिजर्व जो है स्थापित किए गए हैं। कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, कुल कितने बर्ड सेंचुरीज है, कुल कितने नेशनल पार्क है, कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये खूब प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको रेडी कर लीजिएगा।
ठीक है। बाकी अभी हाल ही में इसको और इसका दायरा बढ़ाया गया है। चलिए अब आप इसी पर एक छोटा सा प्रश्न बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं भैया कि इसकी शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टाइगर की 1973 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। भाई आप लोग कृपया करके वीडियो जरूर देखा करिए डेली, आपके लिए बहुत अहम है। आप लोग पता नहीं क्या काम करते हैं, मेरी समस्या तो परे हो जाता है। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि सिलेक्शन अगर चाहिए तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया पेपर चेंज होने वाला है आरवा का, अगर करंट पर नहीं फोकस करोगे ना सब लुटिया डूब जाएगी, पक्का है, डैम श्योर है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 सही है 2 सही है, ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये जुलाई हो जाएगा, नॉट अगस्त, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 और 2 सही होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है बताइएगा मुझे, ठीक है। बिल्कुल सही होता है, ए इज द राइट आंसर, देखिए केवल 1 सही है और 2 सही है। चलिए, वैश्विक समुद्री कार्यबल और भारत BIMCOICS रिपोर्ट 2026 से इकाई हुई है, उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र अर्थात मैरीटाइम सेक्टर में एक प्रमुख शक्ति के रूप में जो है आगे आ रहा है। यानी कि हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व का दूसरा जो है सबसे बड़ा समुद्री नाविक आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। यानी कि भारत देश ऐसा देश है जो ग्लोबल लेवल पर जो समुद्री नाविक होते हैं उन समुद्री नाविक के आपूर्तिकर्ता के रूप में था, सप्लाई के रूप में जो है वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आता है। यानी कि पूछेगा आपसे एग्जाम में कि समुद्री नाविक के आपूर्तिकर्ता के रूप में देश में पहला स्थान कौन है, तो दूसरा होगा, मतलब दूसरा वो और देश होगा, पहला स्थान किसका, आपके इंडिया का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दरअसल यह रिपोर्ट BIMCO एवं इंटरनेशनल चैंबर ऑफ शिपिंग के द्वारा जारी की गई है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाविक प्रदाता देश बन गया है। यानी कि भैया हमारे यहाँ पे बहुत बड़े हम आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे हैं, ठीक है। और इसमें बड़े लोगों का योगदान रहा है। वैश्विक समुद्री कार्यबल अर्थात ग्लोबल मैरीटाइम वर्क फोर्स में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर के 12.16% हो गई है अपने आप पे। ये आंकड़ा बहुत कुछ दर्शाता है कि हमारी प्रगति क्या हो रही है, ठीक है। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में चीन, रूस, इंडोनेशिया ऐसे देश क्या हो गए, पीछे छूट गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अलग अलग जो है स्थिति लिखी हुई है कि कब कब क्या क्या स्थिति रही है अपने आप पे, इसको आप देख सकते हैं। 2026 की बात करते हैं तो 2021 के 6% की तुलना में 2026 में भारत का योगदान बढ़कर के 12.16 हो गया और भारत 5वें स्थान छलांग लगाकर सीधे दूसरे स्थान पर आ गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी क्या कारण रहा है इसकी सफलता के, तो कौशल एवं तकनीकी मानक में इसने सुधार किया है, ठीक है। तकनीकी दक्षता में अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बनाई है, विदेशी मुद्रा अर्जन किया है। तो ये सब रीजन रहे हैं जिसकी वजह से भारत अब 2nd कंट्री के रूप में आ गया है। किस रूप में, जो आपके नाविक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में। चलिए, BIMCOICS सी फेरर वर्कफोर्स रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वैश्विक मत्स्य पालन उत्पादन के आंकड़े को जारी करना, विश्व के जहाजरानी उद्योग में वाणिज्यिक नाविकों की आपूर्ति और मांग का आकलन करना, या फिर बाकी जो 2 ऑप्शन बचते हैं उनका ऑप्शन होगा। भैया पढ़ लीजिए, नींद ना आए नहीं तो जीवन हो जाएगा गोलगप्पा और फिर बैठे रहेंगे, फिर क्या कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर जो है बी होना चाहिए, ठीक है, बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब आपके अकॉर्डिंग क्या है आप बताइएगा मुझे। बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, स्ट्रोक के बाद वाचाघात के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण, आखिर ये क्या चीज़ है भाई साहब। IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स दिल्ली और आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस के सपोर्ट से या सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले जो एफिसिया होता है, इसको वाचाघात कहते हैं, के उपचार हेतु मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी, क्या बोलते हैं इसको, मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी, जिसको MIT के नाम दिया गया, क्या पहला प्रमाणित हिंदी संस्करण विकसित किया गया है। यह विकास भारत में न्यूरो रिहेबिलिटेशन के फील्ड में एक बड़े सक्सेस के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी है क्या चीज भाई सब चर्चा में है, तो ये क्या है, ये एक संगीत आधारित उपचार है, म्यूजिक बेस्ड थेरेपी मानी गई है भाई साहब। ये तो कलाकार आदमी बात हो, यानी कि ये थेरेपी संगीत के सुर, लय और मेलोडी का उपयोग करके माइंड के दाहिने हिस्से, ठीक है, को सक्रिय करती है, जो भाषा और गायन के लय,
को संसाधित करता है। इसके माध्यम से स्ट्रोक से प्रभावित रोगियों को दोबारा बोलने में मदद मिलती है। ठीक है, यह चिकित्सा दरअसल दशकों से अंग्रेजी और अन्य पश्चिमी भाषाओं में उपलब्ध थी, लेकिन भारत में इसका कोई प्रमाणित हिंदी संस्करण उपलब्ध नहीं था। नया विकसित हिंदी MIT टूल भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल बनाया गया कि भैया हिंदी में आप गाना आएगा इसमें। वाचाघात और स्ट्रोक की समस्या आप जानते होंगे। स्ट्रोक भारत में विकलांगता और मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक होता है। आप जानते होंगे बहुत बड़े लेवल का स्ट्रोक आजकल आ रहा है यहाँ पर। नॉन फ्लुएंट एफिसिया क्या है? स्ट्रोक के बाद मस्तिष्क के बाएं हिस्से में क्षति होने के कारण अधिकांश व्यक्ति सामान्य रूप से बोलने की क्षमता खो देते हैं। इस स्थिति को नॉन फ्लुएंट एफिसिया का नाम दिया जाता है, या इसको वाचाघात भी हिंदी में बोलते हैं। तो कभी आप एग्जाम में आ सकता है कि बताइए नॉन फ्लुएंट एफिसिया का संदर्भ किससे है? तो आप ऑप्शन देंगे भैया इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, आप देखेंगे तो बोलने की क्षमता खो देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये बोलते हैं। नया हिंदी MIT टूल हिंदी भाषी रोगियों में भाषा पुनरुद्धार की प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाएगा अपने आप पे। ठीक है, चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो सकेगा एग्जैक्टली। आंसर प्लीज आप लोग दिया करिए, है ना। अब फोन कॉल में बैठे रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, बताइए। आंसर दिया करिए प्लीज आप लोग। हाल ही में चर्चा में रही मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ABCD 4 यहां पर ऑप्शन दिए गए, बताइए क्या हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको आगे हम। बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए, वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि। ठीक है, यह भी बड़ी बात है अपने आप पे, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर बड़े महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ठीक है, बाल्टिक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद, जिसको बिम्को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। बाल्टिक और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद एक है जिसको हम लोग BIMCO के नाम से बोलते हैं, तथा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग द्वारा जारी नाविक कार्यबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत विश्व में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बनकर उभरा है। वैसे ये न्यूज मैंने आपको करा दी है, लेकिन इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे ये संगठन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको पढ़ लीजिएगा अलग से। ठीक है, वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर व्यापारिक जहाजों के लिए उच्च कुशल समुद्री पेशेवर प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है अपने आप में। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है ये अपने आप में, ध्यान रखिएगा। वैश्विक कार्यबल में योगदान यहां पर लिखा हुआ है, इस सब मैंने पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी कुछ एक पॉइंट इसमें से अलग से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी अलग अलग स्थिति देखिए कि कब हमने क्या क्या काम किया, जो भी हमने आपको बताया था। ठीक है, महत्वाकांक्षी मिशन 20 पहल अपने आप में, ये क्या है? वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारतीय कुल हिस्सेदारी को बढ़ाकर के 20% तक पहुंचाना है अपने आप पे। ये फैक्ट वहां पे नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि विश्व स्तर पर व्यापारिक जहाजों पर कार्यरत प्रत्येक 5 नाविकों में से एक भारतीय हो। ये हमारा टारगेट है अपने आप में। ठीक है, कि भैया जो टोटल जो हमारा ग्लोबल लेवल का जो मैरीटाइम जो हमारा वर्कफोर्स होता है, उसमें इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो 20% हो जाए अपने आप पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि समुद्री प्रशिक्षण क्षमताओं अर्थात मैरीटाइम ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना रहेगा। वैश्विक जहाजरानी उद्योग के साथ साझेदारी को मजबूत करना होगा। युवाओं और विशेष रूप से महिलाओं के लिए समुद्री क्षेत्र में अधिक अवसर सृजित करना, यह भी क्या इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पिछले एक दशक में भारत के समुद्री कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ष 2015 में भारत वैश्विक स्तर पर 5.2% हिस्सेदारी के साथ 5वें स्थान पर था। दूसरा, भारत ने 2026 तक वैश्विक नाविकों की अपनी आपूर्ति में दोगुनी से अधिक की वृद्धि की है। अब आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। गिव मी योर आंसर फास्ट। क्या हो जाएगा भाई, कुछ टफ नहीं है। देखो सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें क्या है आपके सही हो जाएंगे। एक भी सही, आपका 2 भी सही। ठीक है, चलिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2026 और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस का नियंत्रण, भैया HEO वाले ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेपेटाइटिस A क्या होता है, B क्या होता है, इनका टीका कब लगाया जाता है, किस टीके को बचपन में ही लगाया जाता है, कितनी उम्र तक लगाया जाता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, कि इन्होंने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था इसके द्वारा। तो इस कार्यक्रम में दरअसल अभी 8 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। ठीक है, और इसी अवसर पर जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, आप जानते होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन, रोकथाम और मुफ्त उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए
क्या है, अपने आप पे प्रतिबद्ध है अपने आप पे, ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस आप जानते हो कि हर साल 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इसके बाद 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, ठीक है, बाघ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है, जिन्होंने दरअसल क्या किया था, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी तथा इसके लिए पहला जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है और टीका भी इन्होंने ही विकसित किया था। इसलिए 28 जुलाई को जो है ब्लमबर्ग के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टारगेट जो इसका दिया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 के अनुरूप वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, को हेपेटाइटिस कर दिया, हेपेटाइटिस इस होगा को सामूहिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। तो ये खास बात है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम भी इंडिया में चल रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2018 में इसको शुरू किया गया था। क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक। क्या इसका उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि 2030 तक जो है देश भर में हेपेटाइटिस सी का पूर्ण उन्मूलन तथा हेपेटाइटिस बी के संक्रमण एवं रूढ़ता को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। बाकी इसमें मुफ्त इलाज एवं सुविधा मिलती है, आप जानते होंगे, ठीक है। और सीमाओं का विस्तार इसमें किया गया बड़े लेवल पर, आप यहां पर इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह कार्यक्रम 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना है, ठीक है। भारत हेपेटाइटिस सी का मुफ्त इलाज और हेपेटाइटिस बी का मुफ्त प्रबंधन का भुगतान करने वाले देशों में शामिल है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। गिव मी योर फास्ट आंसर प्लीज। डी, मतलब कि तीनों कथन इसमें क्या है, सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है आपका, तीसरा भी सही है आपका, तीसरा भी सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। कहां पर है ये, डी वाले में है, ठीक। चलिए, कठिन नहीं कुछ ऐसा कि आप ना बता पाए, आसान है, ठीक है। चलिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक हो रही है अभी आपने, यानी कि भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ठीक है, पर ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित की गई। पूछेगा कि बताइए जो है ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स की मंत्रिस्तरीय बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो आप कहेंगे सर दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। इसका आयोजन दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये 5 पॉइंट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की गई और इसका थीम क्या था, थीम था लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये क्या था, इसका थीम था, जो कि आपके लिए क्या है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें 10 ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और बाकी इनके प्रतिनिधियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई और बाकी क्लाइमेट चेंज और बाकी जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उन पर भी बड़ी बैठक इस पर आयोजित की गई थी, ठीक है। बैठक का समापन DRR पर ब्रिक्स देशों के एक सर्वसम्मत संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ हुआ, ठीक है। चलिए अब बताइए, वही पूछ रहा है कि भैया बताइए बैठक कहां पर हुई आयोजित, बताइए। ऐसे प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वापस को कितना अवेयर हैं आप ही जानिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिशन वात्सल पोर्टल क्या भाई साहब, मिशन वात्सल पोर्टल का विकास और संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश में बच्चों के कल्याण, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य को एक प्रमुख छात्र योजना के रूप में लागू कर दिया है, ठीक है। ये सारी योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको झूमते रहेंगे नींद में तो फिर कुछ नहीं पसंद में आएगा। आंसर दिया करिए या कुछ बोला करिए, आप चुप्पी साध लेते हैं एकदम से, है नहीं। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, किशोर न्याय और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करना और संपूर्ण बाल संरक्षण तंत्र को क्या करना है, पारदर्शी बनाना है। यह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल देश भर में सभी बाल देखभाल संस्थानों, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, अपने आप एकीकृत करता है, ठीक है। इसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि अनाथ,
ठीक है, या संकटग्रस्त बच्चों के ट्रैकिंग, उनका पुनर्वास, गोद लेने की प्रक्रिया, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है ताकि हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण, जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत आपके सामने नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप लोग भी जो है ऐसे गरीब जो बच्चे होते बेचारे, जिनका कोई नहीं होता, उनके लिए कुछ करने के लिए काम किया करिए, है ना। कहते हैं ना कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, है ना। कहते हैं कि पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। ठीक है, तो भाव हमेशा अपने भीतर रखिएगा कि दूसरों के लिए हमें हमेशा काम अच्छा करना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। मिशन वात्सल्य पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, सही बताइए। बी, मतलब कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए। कुशल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अभी चर्चा में रहा है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सामरिक रक्षा मामलों में चर्चा में रही कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर में, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का विकास स्वदेशी रूप से जो है आपका जो डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। कई बार डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछ लेगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई बार इसरो का फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, ये सब हमारे जो एजेंसियां हैं। तो भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती देने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति भी हाल ही में प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो ये खास बात थी अपने आप में। ठीक है, प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक ऐसी अत्याधुनिक लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तैयार की जा रही है जिसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर तक होगी अपने आप पे। यह प्रणाली रूस की प्रसिद्ध S-400 मिसाइल प्रणाली के तर्ज पर दुश्मन के विमानों, ड्रोन, क्रूज और मिसाइलों और यहां तक कि स्थित लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी पर ही ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम होगी अपने आप पे। हालांकि ये प्रश्न मैंने कराया था, अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए इसका। ठीक, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई, जैसे इस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली में लंबी दूरी की निगरानी और लक्ष्य को साधने के लिए उन्नत जो है AESA अर्थात एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरी रडार और 3 अलग अलग श्रेणियों की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं इसमें, जो विभिन्न ऊंचाइयों और दूरियों पर बहुस्तरीय सुरक्षा कवर जो है अपने आप में प्रदान करती हैं। ठीक है, इसे भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नेवी के सामरिक शस्त्रागार में इसको शामिल किए जाने की योजना रखी गई है। ठीक है, और इसको जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको बनाया गया। अब आप बताइए कि कुशल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, किस मंत्रालय या किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत डायग्नोस्टिक लिमिटेड है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अलग तरीके से, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा और डीआरडीओ के बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनकी स्थापना, अध्यक्ष वगैरह कई बार पूछा था एग्जाम में। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं जरा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आज आपके अभ्यास प्रश्न है, खसरा किस वायरस से फैलता है। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि भैया आप लोग आंसर जरूर दिया करिए प्लीज। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत नहीं चले गई, इससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो इससे, लेकिन आप लोग प्लीज़ समझा करिए। आज क्लास भी मैंने लेट अपलोड किया है, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दिया करिए क्लास पर प्लीज़, है ना। बार बार एक ही बात हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई क्लास देखा करो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप क्लास नहीं देखते तो फिर आपके लिए फिर चीज़ें दिक्कत कर जाएंगी। आप क्लास देखेंगे करंट अफेयर्स की तो आपका जीएस का सेक्शन रेडी होगा, बहुत सेक्शन आपका रेडी हो जाएगा, लेकिन प्रयास प्लीज़ आप लोग जरूर किया करिए। ठीक है, क्लास जरूर देखा करिए। इसका उत्तर आप प्लीज़ जरूर दीजिएगा, मैं आपके उत्तर का वेट करूँगा। बाकी यहाँ पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, आप किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में एक खास बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आरोग्यम टेस्ट बैच आपका चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7625 प्रश्नों के माध्यम से पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। ये सारे कोर्स हमारे चलते हैं, किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोल होना होगा तो उस कोर्स का नाम लिख करके आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।